हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 ऊष्मा और ताप का लेक्चर 7, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है हमने सीखा। तो चलिए देखते हैं कि अध्याय 3 ऊष्मा और ताप में हमने क्या क्या सीखा। गर्म और ठंडा एक ही मापक के दो मूल्य है। ओके, तो जो गर्म और ठंडा है वह एक ही मापक के दो मूल्य होते हैं। सिर्फ छूकर देखकर व महसूस कर सटीक तापमान नहीं बताया जा सकता। तो किसी भी वस्तु को छूकर देखकर व महसूस कर क्या है सटीक तापमान अर्थात एक्चुअल वैल्यू नहीं बताया जा सकता। उसका एक्चुअल तापमान या फिर एक्चुअल वैल्यू बताने के लिए हमको तापमापी का उपयोग करना पड़ता है। गर्माहट व ठंडा का सांख्यिक स्तर तापमान कहलाता है, और जो गर्माहट व ठंडा का जो सांख्यिक स्तर होता है उसी को क्या तापमान कहते हैं। मापे हुए तापमान को एक पैमाने से दूसरे पैमाने में बदलना संभव है। ओके, तो जो मापे हुए तापमान का जो पैमाना है या जो मापे हुए जो तापमान है उसको एक पैमाने से दूसरे पैमाने में बदलना संभव है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना तथा केल्विन को सेल्सियस में बदलना, अर्थात मापे हुए तापमान को एक पैमाने से दूसरे पैमाने में बदलना संभव है। तापमान में परिवर्तन ऊष्मीय ऊर्जा के आदान प्रदान के कारण होता है, और जो तापमान में जो परिवर्तन होता है वह ऊष्मीय ऊर्जा के आदान प्रदान के कारण होता है। ऊष्मा का ऐसा मात्रक जूल होता है। ओके, इसको याद रखिएगा कि जो ऊष्मा का ऐसा मात्रक होता है वह जूल होता है। ऊष्मा के संचरण के लिए सतह के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विकिरण के द्वारा ऊष्मा निर्वात में भी संचरित हो सकती है। ओके, तो जो ऊष्मा के संचरण के लिए सतह की कोई भी माध्यम की आवश्यकता है नहीं होता। ओके, तो जैसे कि विकिरण के द्वारा ऊष्मा निर्वात में भी संचरित हो सकता है। और जैसे इसको याद रखिएगा कि जो सूर्य प्रकाश होता है उसके लिए संचरण के लिए अर्थात स्थानांतरण के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, तो सूर्य में क्या होता है, विकिरण के द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण केवल चालन के द्वारा संभव है। संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल द्रव व गैसों में हो सकता है। ओके, और जो ठोस पदार्थ में केवल चालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण संभव होता है, और जो संवहन है उसके द्वारा द्रव एवं गैसों में संचरण होता है। ऊष्मा का संचरण सभी दिशाओं में समान रूप से होता है, और जो ऊष्मा का जो संचरण जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वह सभी दिशाओं में समान रूप से होता है। सभी पदार्थों की समान मात्रा का ताप समान ताप मात्रा में बढ़ाने के लिए ऊष्मा की विभिन्न मात्राएं लगती है। इसे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ओके, तो सभी पदार्थों की समान मात्रा का ताप क्या है, समान मात्रा में बढ़ाने के लिए ऊष्मा की अलग अलग अर्थात विभिन्न मात्रा लगती है। इसे ही पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ओके, और हम लोग जानते हैं कि जो विशिष्ट ऊष्मा को क्या होता है, विशिष्ट ऊष्माधारिता भी कहते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो किसी वस्तु की एकांक या इकाई और द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होता है उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। ओके, ठोसों में ऊष्मीय प्रसार में रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार व आयतन प्रसार के बीच 1:2:3 का अनुपात होता है। ओके, जो ठोसों में ऊष्मीय प्रसार में रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार व आयतन प्रसार के बीच का जो अनुपात होता है वह 1:2:3 अनुपात का होता है। ओके, और जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि जो क्षेत्रीय प्रसार होता है वह रेखीय प्रसार का दुगना होता है, और जो आयतन प्रसार होता है वह रेखीय प्रसार का तिगुना होता है। अर्थात इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं कि जो रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार व आयतन प्रसार का जो अनुपात होता है वह 1:2:3 अनुपात होता है। द्रवों में ऊष्मीय प्रसार 2 प्रकार का होता है, आभासी प्रसार व वास्तविक प्रसार। और जो द्रव में क्या है ऊष्मीय प्रसार 2 प्रकार से होता है, आभासी प्रसार व वास्तविक प्रसार। भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोग में ली गई ऊष्मीय ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ओके, तो भौतिक अवस्था अर्थात ठोस, द्रव, गैस में परिवर्तन के लिए उपयोग में ली गई ऊष्मीय ऊर्जा को ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मुख्य शब्द कीवर्ड्स। ऊष्मीय ऊर्जा, तो हम जानते हैं कि जो ऊष्मीय ऊष्मा क्या होता है, ऊर्जा का एक रूप होता है जो सतह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होता है। फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन, तो फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन ये तीनों क्या होता है, एक तापमापी यंत्र होता है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु का तापमान ज्ञात कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट क्या है, तो इस पैमाने के अंतर्गत इसका जो मान होता है वह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। इस पैमाने को 180 समान भागों में विभाजित किया जाता है, जिसका प्रत्येक भाग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट मान को प्रदर्शित करता है। सेल्सियस,
तो इस पैमाने में क्या होता है, इसका निम्नतम बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस से उच्चतम बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस पैमाने को समान भागों में विभाजित किया जाता है, जिसका प्रत्येक भाग 1 डिग्री सेल्सियस मान को प्रदर्शित करता है। केल्विन, तो इस पैमाने के अंतर्गत इसका जो निम्नतम बिंदु होता है वह 273 केल्विन होता है तथा इसका जो उच्चतम बिंदु होता है वह 373 केल्विन होता है। इस पैमानों को समान भागों में विभाजित किया जाता है, जिसका प्रत्येक भाग 1 केल्विन मान को प्रदर्शित करता है। कैलोरी, तो कैलोरी क्या होता है, तो कैलोरी ऊर्जा की इकाई है। तो 1000 कैलोरी इक्वल 1 किलो कैलोरी होता है। तो बॉडी को कितने एनर्जी की जरूरत है, इसके लिए कैलोरी का उपयोग किया जाता है। तापांतर, तो वस्तुओं के तापों के अंतर को ही क्या कहते हैं, तापांतर कहते हैं। उष्मीय संचरण, तो ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होना या फिर संचरण होने की प्रक्रिया को ही उष्मीय संचरण कहते हैं। चालन, संवहन और विकिरण, तो ये क्या होता है, चालन, संवहन और विकिरण यह ऊष्मा संचरण की विधि होता है। पहला है चालन, तो चालन क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। ऊष्मा संचरण की इस विधि जिसमें पदार्थ के अणु बिना अपनी जगह से हटे ऊष्मा का संचरण करते हैं उसे हम चालन कहते हैं। ओके, तो इसमें चालन विधि में क्या होता है, ऊष्मा संचरण की इस विधि में क्या होता है, पदार्थ के अणु अपना स्थान छोड़े बिना क्या करता है, ऊष्मा का संचरण करता है। चालन सिर्फ ठोसों में होता है। ओके, इसके याद रखिएगा कि जो चालन होता है उसमें सिर्फ ठोस होता है, सिर्फ ठोसों में ही चालन होता है। संवहन, ऊष्मीय संचरण की इस विधि में ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप वाले स्थानों से निम्न ताप वाले स्थानों की ओर माध्यम के कणों की सहायता से होता है, उसको संवहन कहते हैं। तो माध्यम के कण स्वयं अपनी स्थितियां छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, किसमें, संवहन में। ओके, और जो संवहन होता है वह द्रव एवं गैसों में होता है। विकिरण, तो ऊष्मीय संचरण की इस विधि में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना माध्यम के पहुंच जाता है, वो किसके द्वारा होता है, वह विकिरण के द्वारा होता है। तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण द्वारा ही आती है। ओके, तो इसको याद रखिएगा कि जो सूर्य की जो ऊष्मा होता है वह पृथ्वी तक विकिरण के द्वारा ही आते हैं, इसमें कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता। ऊष्माधारिता, तो किसी वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहलाता है। ओके, विशिष्ट ऊष्माधारिता, तो इसको विशिष्ट ऊष्मा भी कहते हैं। ओके, तो किसी वस्तु के एकांक या इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाता है। ओके, तो आप लोग ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्माधारिता में एक बात याद रखना कि जो ऊष्माधारिता में क्या होता है, संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है, जबकि विशिष्ट ऊष्माधारिता में किसी एकांक या इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। ओके, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक, जिसको इंग्लिश में कोफिशिएंट ऑफ लिनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन भी कहते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक एवं आयतन प्रसार गुणांक के बारे में। ताप वृद्धि करने पर जब किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन होता है तब उसको रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है तो उसको क्षेत्रीय प्रसार गुणांक एवं आयतन में परिवर्तन होता है तो उसको आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। ओके, तो रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा से दर्शाया जाता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा से एवं आयतन प्रसार गुणांक को गामा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है वह रेखीय प्रसार गुणांक का दुगुना होता है और आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का त्रिगुना होता है। ओके, और इसको भी याद रखिएगा कि जो ठोस में रेखीय, क्षेत्रीय व आयतन प्रसार का जो अनुपात होता है वह 1:2:3 होता है। ओके, तो आप लोग इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है वह रेखीय प्रसार गुणांक का दुगुना होता है और आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का त्रिगुना होता है, अर्थात अल्फा इक्वल अल्फा, बीटा इक्वल 2 अल्फा एवं गामा इक्वल 3 अल्फा। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं कि जो ठोस में रेखीय, क्षेत्रीय व आयतन प्रसार का जो अनुपात होता है वह 1:2:3 होता है। आभासी प्रसार और वास्तविक प्रसार, तो चलिए आभासी प्रसार एवं वास्तविक प्रसार के बारे में जानते हैं।
यदि बर्तन के प्रसार का ध्यान न रखा जाए तब द्रव में होने वाले प्रसार को आभासी प्रसार कहते हैं। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। ओके, तो हम लोगों ने आभासी प्रसार एवं वास्तविक प्रसार को फ्लास्क के द्वारा समझा था। तो चलिए इसको समझते हैं। तो मान लो क्या है, एक फ्लास्क है। ये क्या है, एक फ्लास्क है जिसको यहाँ तक हमने क्या है, ए बिंदु तक क्या है जो है यहाँ तक पानी भर दी है। ओके, जब इस फ्लास्क को ऊष्मा दिया जाता है तो सबसे पहले इस फ्लास्क में क्या होता है, प्रसार होता है, जिसके कारण जो पानी का जो स्तर होता है वह ए से बी तक क्या हो जाता है, घट जाता है। ओके, तो जब ऊष्मा पानी को मिलता है तो इस पानी में प्रसार होता है, जिसके कारण जो पानी का स्तर होता है वह बी से सी तक बढ़ जाता है। ओके, तो यहाँ पर जहाँ तक सी से ए तक इसको क्या कहते हैं, आभासी प्रसार कहते हैं, और यहाँ तक बी से सी तक क्या है, इसको वास्तविक प्रसार कहते हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं। तो हमने आभासी प्रसार के डेफिनेशन में देखा थी कि यदि बर्तन के प्रसार का ध्यान न रखा जाए तब द्रव में होने वाले प्रसार को आभासी प्रसार कहते हैं। ओके, तो बर्तन का प्रसार कहाँ से हुआ, ए से बी तक, लेकिन आभासी प्रसार में क्या होता है, बर्तन की प्रसार का ध्यान नहीं रखा जाता, जिस कारण से यहाँ पर सी से ए को क्या कहा जाता है, आभासी प्रसार। वास्तविक प्रसार, तो बर्तन के प्रसार को ध्यान में रखते हुए द्रव में जो प्रसार होता है उसे वास्तविक प्रसार कहते हैं। ओके, तो वास्तविक प्रसार किसे कहते हैं, तो बर्तन की प्रसार को ध्यान में रखते हुए द्रव में जो प्रसार होता है उसे वास्तविक प्रसार कहते हैं। ओके, तो इसमें जो वास्तविक प्रसार हुआ वो कहाँ तक हुआ है, वह बी से सी तक हुआ है, अर्थात बी से इक्वल क्या होगा, सी ए प्लस ए बी। ओके, तो ये क्या होगा, आभासी प्रसार प्लस क्या होगा, बर्तन का प्रसार। ओके, अर्थात ये होगा बी सी इक्वल ए बी प्लस ए सी। ओके, तो यहाँ पर जो बी सी है वो क्या होता है, यह बर्तन का जो पानी का जो वास्तविक प्रसार है वो इसको दर्शाता है, बी सी ये क्या है, वास्तविक प्रसार है, और जो ए बी होता है यह बर्तन का प्रसार है, और जो ए से सी है ये क्या है, उसका आभासी प्रसार है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, गलन व वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ओके, तो चलिए देखते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हेट ऑफ फ्यूजन। किसी एकांक द्रव्यमान के ठोस पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गलन की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हेट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ओके, तो जो लेटेंट हेट ऑफ फ्यूजन, जो गलन की गुप्त ऊष्मा है, उसको एल एफ से दर्शाया जाता है। ओके, तो जो गलन की जो गुप्त ऊष्मा होता है उसको यहाँ से किससे दर्शाया जाता है, एल एफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो एफ होता है वो क्या है, फ्यूजन को दर्शाता है, फ्यूजन अर्थात गलन। ओके, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, तो चलिए देखते हैं। किसी एकांक द्रव्यमान के द्रव पदार्थ को द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हेट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। ओके, जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होता है उसको एल वी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो वी होता है वह वेपोराइजेशन अर्थात वाष्पन को दर्शाता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। यदि आप लोगों को अध्याय 3 ऊष्मा और ताप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझको पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।